Hello, dear learners. Welcome to my channel. I am Dr. Shelly, and I have come up with another video which is on Roots, a very popular drama by Arnold Wesker. Now, let's begin. Sir Arnold Wesker was born in 1932 and he died in 2016. He was an English dramatist और उन्होंने करीब 50 plays लिखे थे. And he started writing very early. बहुत जल्दी उन्होंने plays लिखना start कर दिया था. He was also a poet, a journalist, a short story writer, an essayist. He also wrote for children, and there is a particular term which is used for his work. तो ये term है the Wesker trilogy. ट्रिलॉजी बेसिकली 3 वर्क्स जब साथ में लिखे जाते हैं तो उनको हम ट्रिलॉजी बोलते हैं. और या तो उन तीनों वर्क्स की थीम एक जैसी होती है, या वो सेम आइडिया को बिलोंग करते हैं, या फिर वो पार्ट 1, 2 या 3 करके एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक दूसरे से रिलेट करते हैं. तो इस तरह के वर्क्स जो आपस में रिलेटेड हैं उनको हम ट्रिलॉजी बोल सकते हैं. तो वेस्कर ने कई इस तरह के वर्क्स लिखे थे, 3 के ग्रुप में, 2 के ग्रुप में. ठीक है, तो जो वर्क उनने 3-3 के ग्रुप में लिखे थे उनको हम वेस्कर ट्रिलॉजी कहते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट हिज important works. Okay, so I have only put those works here which are important for your exams point of view. ओके तो यहाँ पे जितने भी वर्क्स हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं. मैंने बताया था कि उनके 50 से भी ज़्यादा प्लेज हैं, पर यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो लिखे हैं, और मैं उनको एक ट्रिक के साथ आपको बताऊँगी जिससे वो आपको याद भी रहेंगे. जो सबसे पहला वर्क है वो है द किचन. देन चिकन सूप विद बार्ले. सो हेयर इज़ अवर किचन, और किचन में हम क्या बना रहे हैं, चिकन सूप, एंड इट इज़ विद बार्ले. तो बार्ले जो बार्ले की ग्रास है, ठीक है, वो यहाँ पर है. बट जब आप बनाएंगे तो बार्ले को क्या करेंगे, उसकी रूट्स हटा देंगे. सो हिज थर्ड वर्क इज़ रूट्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1959, और आज हम इसी के बारे में ही बात करने वाले हैं बेसिकली. एंड हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ जेरूसलम. ओके, तो मे बी जेरूसलम में इस तरह का बनता है. दिस इज़ जस्ट अ ट्रिक टू रिमाइंड यू of all these sequence. So this is the first is the kitchen, second is chicken soup with barley, and the third is roots, and the fourth is I am talking about Jerusalem. ये चारों ही works बहुत ज़्यादा important हैं. Now the fifth work is menace, and another important work is chips with everything. So you know what happens in Jerusalem? In Jerusalem people eat chips with everything. Now the next important work is Lady Othello. तो ओथेलो आप सभी को पता होगा कि विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस वर्क है, जिसमें एक ब्लैक मूर है जिसे डेस्डिमोना नाम की लेडी से प्यार हो जाता है एंड ऑल दैट. बट व्हाट वेस्कर डिड इज ही टॉक्ड अबाउट लेडी ओथेलो. ओके, एंड द नेक्स्ट वर्क इज द मर्चेंट. मर्चेंट जो है ये वर्क भी शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस से इंस्पायर्ड है, और लेटर ही नेम्ड इट शाइलॉक. तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो मेन उसका विलन होता है उसका नाम शाइलॉक होता है. तो क्योंकि वेस्कर का ये प्ले बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था मर्चेंट ऑफ वेनिस से ही, तो उन्हें मर्चेंट नाम से चेंज करके उसका नाम शाइलॉक रख दिया था. अब बात आती है उनके लास्ट वर्क की. तो लास्ट वर्क है जॉय एंड टिरेनी. Joy and tyranny. Okay, remember this. So I guess you will remember all this, that the kitchen, chicken soup with barley, without roots, and here I am talking about Jerusalem, where people eat chips with everything. Then Lady Othello and the Merchant, which are the plays of Arnold Wesker and which have been inspired from the works of Shakespeare. Now talking about the Wesker trilogy, these are the 3 works that he wrote together इन विच वी फाइंड द सोशलिस्ट थीम. ठीक है, तो सोशलिस्ट थीम इन तीनों ही वर्क्स में मिलती है. पहला है चिकन सूप विद बार्ले, रूट्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलम. इन तीनों ही वर्क्स में 2 चीज़ें बहुत कॉमन हैं. एक तो इसमें जो एक रॉनी नाम का कैरेक्टर है जो रूट्स में है, और चिकन सूप विद बार्ले, इन दोनों में ही रॉनी नाम का कैरेक्टर आपको मिलेगा, एंड ही इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल, एंड ही इज़ अ सोशलिस्ट. ठीक है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन आर्नल्ड्स ओन कैरेक्टर. रूट्स वॉज पब्लिश्ड इन 1959. मैंने यहाँ दोनों ही लिखे हैं क्योंकि कहीं कहीं आपको 58 मिलेगा और कहीं कहीं आपको 1959 मिलेगा. पर मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया नेट पे भी और वैसे भी, तो तब आई गॉट टू नो दिस दैट दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1959. तो अगर आप 1959 को टिक करेंगे तो दैट विल बी करेक्ट. इट इज़ द सेकेंड इन द ट्रिलॉजी. सेकेंड नंबर का है. पहले चिकन सूप विद बार्ले आया था, फिर रूट्स आया था, फिर आया था आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलम. The third thing about Roots is that it is a kitchen sink drama. ठीक है, अब किचन सिंक ड्रामा क्या होता है? किचन सिंक ड्रामा एक टर्म है जो जनरली 1950s और 60s के दौरान जिस तरह के प्लेज लिखे गए उनको बोला जाता है. अब किचन सिंक का मतलब ये नहीं कि किचन है और वहाँ पे सिंक है.
नो, बट उसमें किचन के बहुत सारे सीन्स होते थे ऐसे ड्रामाज में, बट ओनली टू डिपिक्ट द लाइव्स ऑफ वर्किंग क्लास। और इनमें जो हीरो होता था वो जनरली एक एंग्री यंग मैन होता था, या फिर वी कैन कॉल हिम एन एंटी हीरो, कि वो बिल्कुल हीरो की तरह नहीं होगा कि सॉफ्ट है, केयरिंग है, एंड ही इज़ लाइक अ हीरो हु इज़ गोइंग टू सेव समवन फ्रॉम ट्रबल। सो ऐसे हीरोज़ नहीं होते थे, बट दीज हीरोज़ यूज टू बी, और मे बी वी शुड नॉट call them heroes, but these protagonists were very rude, and they talked about class conflicts, and they were very critical about the society and also the modernization that was happening. सो किचन सिंह ड्रामा में एक तो पहला है कि प्रोटैगनिस्ट एंटी हीरो होता है, एंग्री यंग मैन होता है। सेकंड, डोमेस्टिक सीन काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट किए जाते हैं जस्ट टू शो द वर्किंग क्लास लाइव्स। द नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन किचन सिंह ड्रामा इज़ सोशल रियलिज्म। तो सोशल रियलिज्म बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, और जो वर्किंग क्लास लोग हैं उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ दिखाई जाती हैं, जैसे कि उनको किचन में काम करते हुए दिखाया जाएगा, बट दे आर एंगेज्ड इन अ कॉन्वर्जेशन, और कई चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आ रही हैं, पर फिर भी वो उनके बारे में बात कर रहे हैं, एंड दे आर काइंड ऑफ ट्रैप्ड इन दिस क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो इस तरह की चीज़ें उसमें दिखती हैं, ठीक है। The next important thing about this play is that it is written in Norfolk dialect. तो लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है, मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लिश ही है, बट द डायलेक्ट नॉर्फोक इज़ एक्चुअली यूज्ड, ठीक है। और ये जो प्ले है ये सेट भी नॉर्फोक नाम की एक जगह पर ही हुआ है। यहाँ पे जो एक मैंने पिक्चर डाली है, यहाँ देखिए, इसमें लिखा है लर्न योर सेल्फ नॉर्फोक, मतलब कि लर्न योर सेल्फ। तो स्पेलिंग भी थोड़ी डिफरेंट है, और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये इंग्लिश की एक पास पास दूर के रिश्तेदार जैसी एक लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज क्या है? डायलेक्ट है, बोली है। सो दिस प्ले इज़ रिटन इन नॉर्फोक डायलेक्ट। और ये डायलेक्ट क्या है? जो बिल्कुल कॉमन वर्किंग क्लास पीपल है ना, वही लोग बोलते हैं। दे आर नॉट फेमिलियर विद रूल्स ऑफ ग्रामर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ हाई क्लास इंग्लिश, बट दे आर ट्राइंग टू टॉक like them. Then it is a 3 act play, and the protagonist here is B.T. Bryant. तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपने याद रखनी है। पहला तो ये ट्रिलॉजी का पार्ट है। सेकंड, इट इज़ अ किचन सिंक ड्रामा। थर्ड, नॉरफोक डायलेक्ट में लिखा है गाइज, नॉरफोक डायलेक्ट, रिमेंबर दिस। एंड 3 act प्ले है ये, इसमें 3 ही एक्ट है, बहुत शॉर्ट प्ले है, और इसे बहुत ज़्यादा परफॉर्म भी किया गया है। नेक्स्ट, इसकी जो हीरोइन है, प्रोटैगनिस्ट है, इट इज़ B.T. ब्रायंट। नाउ द कैरेक्टर्स। सबसे पहले है B.T. ब्रायंट, जो कि बहुत ही एनर्जेटिक लेडी है, ठीक है। एंड शी सिंग्स, शी जम्प्स ऑल द टाइम, एंड शी हैज़ गॉट अ बॉयफ्रेंड हुज नेम इज़ रॉनी, ठीक है। तो B.T. ब्रायंट जो है बहुत एनर्जेटिक रहती है, गाना गाती रहती है, और बहुत उछलती कूदती रहती है हर समय। और जब भी वो बात करती है तो अपने बॉयफ्रेंड रॉनी के बारे में ही बातें करते रहती है, कि रॉनी ऐसा कहता है, रॉनी वैसा कहता है। एंड हिज बॉयफ्रेंड रॉनी कैन, ही इज़ अ सोशलिस्ट, एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट दीज थिंग्स। तो गवर्नमेंट से फ़ाइट कर रहा है वर्किंग क्लास लोगों के लिए, और वो बोलता है कि भाई अगर आप सोशलिज्म को और आगे नहीं ले जा सकते हो, देन पास इट ऑन टू सम अदर पर्सन। और इस तरह से B.T. और रॉनी का रिलेशनशिप भी चल रहा है, कि रॉनी उसको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है, और उसे इस तरह के तौर तरीके समझाने की कोशिश कर रहा है, और उसे सोशलिज्म क्या है, हाउ टू फाइट फॉर आवर राइट्स, ये सब सिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। देन देर इज़ डेफनी ब्रायंट हु इज़ B.T.'s मदर, तो वो B.T. की क्या है? माँ है। देन देर इज़ जैक ब्रायंट, ही इज़ B.T.'s फादर। तो हमने कौन कौन से कैरेक्टर्स पढ़ लिए? एक तो B.T. ब्रायंट, सेकंड रॉनी कैन जो उसका बॉयफ्रेंड है, और रॉनी के बारे में पूरे प्ले में बात हो रही होती है, बट ही नेवर अपीयर्स ऑन स्टेज, ठीक है। तो वो कभी हो आता नहीं है, पर उसकी स्पिरिट पूरे में क्या है? प्रेजेंट है। जो सोशलिज्म की स्पिरिट है एक्चुअली में, वो पूरे में प्रेजेंट है। देन डेफनी ब्रायंट और जैक ब्रायंट क्या हैं? उसके माँ बाप हैं, B.T. के माँ बाप हैं, ठीक है। स्टैन मैन जो है वो एक बहुत ही पुअर, एक ट्रेजी कॉमिक कैरेक्टर है, और एक्चुअली में ही इज़ अ सिंबल ऑफ द गोल्डन पास्ट विच वॉज देयर बिफोर मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन से पहले जो एकदम गोल्डन पास था ना, वेयर पीपल एक्चुअली डिड नॉट नो अबाउट देयर राइट्स। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एवरीथिंग वॉज इक्वल एट दैट टाइम, बट वी नीड टू से दैट it is he is symbolical of the golden past before modernization, but he dies at the end.
देन देर आर सम सिबलिंग्स ऑफ बीटी। तो बीटी के जो भाई बहन है वो हैं जेनी एंड फ्रैंक। फ्रैंक उसका भाई है, और जेनी का जो हस्बैंड है जिमी, और फ्रैंक की जो वाइफ है पर्ल, वो भी प्ले में प्रेजेंट हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपने याद रखने हैं, स्पेशली बीटी, रॉनी, डेफनी एंड जैक एंड स्टैनमैन। नाउ कमिंग टू द समरी। Act 1 starts when BT comes back from London to Norfolk. नॉरफोक उसका गांव है जहां वो आ रही है कुछ 1-2 हफ्ते के लिए रुकने के लिए। एंड उसका जो प्लान है वो ये है कि मैं रॉनी के बारे में सबको बताऊंगी और हम दोनों इंगेजमेंट कर लेंगे इस तरह से अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से। तो उसका प्लान ये है कि मैं यहाँ आकर के अपने पेरेंट्स को बताऊँ। ठीक है, तो वो वहाँ आती है और नॉरफोक में अपनी सिस्टर के साथ रहने लगती है, जो कि है जेनी और जिमी बील्स। तो ये दोनों उसकी बातें सुनते रहते हैं पूरे टाइम, और वो हर समय रॉनी को ही कोट करती रहती है। कभी वो डांस करती है, कभी शी इज़ सिंगिंग, एंड शी इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉनी एंड हिज थॉट्स। तो वो हर समय रॉनी के बारे में बात करती है कि रॉनी मुझे इस तरह से बोलता है कि इस तरह से बिहेव करो, एंड डोंट रीड कॉमिक बुक्स, एंड इट इज़ फॉर चिल्ड्रन, एंड यू नीड टू बी अवेयर अबाउट योर राइट्स, और इस तरह से मुझे बताता है। ठीक है, और साथ साथ तो ये भी बोलती है कि मुझे भी कई कई बार समझ नहीं आता है वो कि वो क्या कहता है, बट कोई बात नहीं, जब एक बार शादी हो जाएगी तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शी सेज दिस। सेकेंड एक्ट में बीटी विजिट्स हर पेरेंट्स। तो वो जेनी और जिमी के यहाँ से कहाँ चली जाती है, अपने पेरेंट्स के यहाँ चली जाती है, और उनको रॉनी के बारे में बताती है कि आई हैव गॉट अ बॉयफ्रेंड एंड आई एम लिविंग विद हिम इन लंदन, और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, एंड ही इज़ गोइंग टू विजिट यू इन द कमिंग वीक, कि वो आने वाला है और मैं आपको उससे उनसे मिलवाऊंगी, और देन वी कैन टॉक अबाउट द एंगेजमेंट एंड अदर स्टफ। देन इन एक्ट 3 बीटी, हर पेरेंट्स, उसके भाई बहन, सभी के सभी क्या करते हैं, रॉनी के अराइवल का वेट करते हैं, बट रॉनी डज नॉट कम। और उसकी जगह क्या आता है, एक लेटर आता है। रॉनी नहीं आता, एक लेटर भिजवाता है जिसमें ये सब कुछ लिखा होता है कि हम दोनों के बीच में जो है चीज़ें जो हैं वो वर्क नहीं करेंगी, एंड इसलिए आई एम कॉलिंग द इंगेजमेंट ऑफ। तो इसलिए एंगेजमेंट वगैरह हमारी नहीं हो सकती है। अब ये सब चीज़ें देख करके बीटी जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, एंड शी इज़ एक्चुअली स्टन्ड। वो ना कुछ बोलती है ना कुछ कहती है, और वो लेटर पढ़ करके एकदम शॉक्ड हो जाती है। तो उसके पेरेंट्स और उसकी जो सिबलिंग्स, स्पेशली उसकी जो मदर है डेफनी, दे आर नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू कम्फर्ट हर। वो उसे बहुत ज़्यादा दिलासा नहीं देते हैं, जबकि और उसे उल्टा सुनाते हैं कि देखो तुम्हारा ये जो बॉयफ्रेंड है वो ऐसा निकला और इस तरह से। तो बीटी सुनती रहती है थोड़ी देर तक, एंड देन उसे रियलाइज़ होता है कि वो एक्चुअली में क्या कर रही थी, एंड वो फिर उसके बाद बोलती है कि नाउ आई एम बिगिनिंग ऑन माई ओन फुट, एंड नाउ आई विल टेक होल्ड ऑफ माई लाइफ, कि अब मैं अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को अपने हिसाब से करूँगी। तो बेसिकली ये जो एक्ट 1, 2 और 3 है, इसको पढ़ के आपको लगेगा कि शायद इस प्ले में कुछ नहीं है, इसमें तो नॉर्मल सी एक स्टोरी है, बट एक्चुअली में देर आर सो मैनी डीप थॉट्स when you will read the whole drama, and it is actually the story of BT's self discovery, that how she actually finds her own self and she comes out of the shadow of Ronnie. नाउ कमिंग टू रॉनीज़ लेटर। अब मैंने यहाँ पे रॉनी का लेटर स्पेशली इसलिए दिया है ताकि आपको इस प्ले का जो मेन आइडिया है वो आपको समझ में आए, जो कि रॉनी के लेटर से ही एकदम क्लियर होता है कि वो एक्चुअली में किस तरह के एक रिलेशनशिप में रह रहा था और वो क्यों मना करता है, एंड व्हाट इज़ हिज आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ एंड टूवर्ड्स बीटी। ठीक है, लेट मी रीड इट। He writes in the letter, My dear BT, it wouldn't really work, would it? My ideas about handling on a new kind of life are quite useless and romantic if I am honest. तो वो बोलता है कि माई डियर बीटी, ये हम दोनों के बीच में हमारा जो रिलेशनशिप है वो काम नहीं करेगा, और मैं सोच रहा था कि एक नई तरह की लाइफ में हम दोनों किसी तरह से चीज़ों को हैंडल करेंगे, बट अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो हम दोनों की क्या होगी, नहीं बनेगी। He says, if I were a healthy human being, it might have been all right, but most of us intellectuals are pretty sick and neurotic, as you have often observed, and we couldn't build a word even if we were given the reins of government, not yet any rate. It seems that he is a very passionate socialist. ठीक है, तो वो वही गवर्नमेंट और इन सब की भी बातें यहाँ कर रहा है।
आई डोंट ब्लेम यू फॉर बीइंग स्टबर्न। अब वो वहाँ उसको क्या बोल रहा है कि तुम क्या हो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो, पर मैं तुम्हें उसके लिए ब्लेम नहीं करूँगा। आई डोंट ब्लेम यू फॉर ignoring every suggestion I ever made. I only blame myself for encouraging you to believe we could make a go of it. तो बोल रहा है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा कि तुम बहुत ज़्यादा मेरे हर सजेशन को इग्नोर करती थी। जैसे वो उसे बोलता है कि कॉमिक बुक्स मत पढ़ो और इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करो, इस तरह से लैंग्वेज का यूज़ करो। तो बेसिकली व्हाट ही वांट्स टू से हियर इज़ कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा चीज़ें सिखाने की कोशिश की, बट यू वर नॉट रेडी टू लर्न एनी थिंग एंड आई डोंट थिंक दैट वी कैन एक्चुअली go on. And now 2 weeks of your not being here has given me the cowardly chance to think about it. और वो बोलता है कि और जब तुम यहाँ नहीं थी इतने दिन, तो इसने मुझे क्या चांस दिया कि मैं सोचूं इस बारे में कि क्या मैं तुम्हारे बिना रह पाऊँगा या फिर क्या इस तरह का रिलेशनशिप चल सकता है। तो यहाँ पे इस लेटर से हमें ये आइडिया मिलता है कि वट रॉनी थिंक्स ऑफ बीटी। तो बीटी को एक वर्किंग क्लास वुमन की तरह ही देख रहा है, हु इज़ नॉट वेरी एजुकेटेड। पूरे ही प्ले में नॉर्फोक डायलेक्ट यूज़ हुई है और वो इसलिए यूज़ हुई है क्योंकि बीटी नॉर्फोक डायलेक्ट में ही बात करती है, विच इज़ नॉट प्योर इंग्लिश। तो वो प्योर इंग्लिश नहीं है एक्चुअली। अब बीटी जब भी इस तरह की लैंग्वेज बोलती है तो रॉनी उसे हमेशा समझाता है कि नहीं, इस चीज़ को ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। व्हेन शी रीड्स कॉमिक बुक्स, तो वो कॉमिक बुक्स पढ़ने के लिए उसको मना करता है कि ये किस तरह की चीज़ है तुम पढ़ रही हो, ये तो मैं अपने नेफ्यूज़ के लिए लेकर के आया हूँ। तो बीटी क्या है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है कॉमिक बुक्स पढ़ना। वो क्या करती है, एक बड़ी सी बुक खोलती है जो कि किसी कोई बड़ी सी मैगज़ीन है और उसके अंदर कॉमिक बुक रख करके पढ़ती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। रॉनी इज़ ट्राइंग टू एजुकेट हर, मेक हर सिविलाइज। रॉनी के लेटर के बाद का इफेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट हेयर आर सम कोटेशंस विच आर इम्पॉर्टेंट। तो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसे कंफर्ट नहीं करते बल्कि और उसको सुनाते हैं। बीटी सेज टू हर मदर, यू आर राइट, द एप्पल डोंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, डू इट। मतलब कि जो एप्पल है वो पेड़ से बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं गिरता है। इसका मतलब कि वट हैपन्स इज आई एम ओनली लाइक यू मदर, मैं अलग नहीं हूँ। तो जो भी मैं अभी तक कर रही थी रॉनी को फॉलो करना या जो भी मुझे अनएजुकेटेड या जो भी कुछ वो समझ रहा था, इट वॉज बिकॉज आई एम लाइक यू पीपल, स्टबर्न, एम्प्टी, विद नो टूल्स फॉर लिविंग। तो मेरे पास जो जीने के कोई भी टूल्स नहीं हैं, कोई भी गोल नहीं है। आई गॉट नो रूट्स इन नथिंग, और मेरी कोई भी रूट्स नहीं है। आई एम नॉट कोटिंग नो मोर। तो बीटी क्या है, पूरे प्ले में रॉनी को ही कोट करती रहती है कि रॉनी ऐसा बोलता है, रॉनी ऐसा बोलता है, और फिर वो फाइनली डिसाइड करती है दैट आई एम नॉट कोटिंग नो मोर, आई एम नॉट गोइंग टू कोट रॉनी एनी मोर। और रॉनी ही नहीं, मैं अब किसी को भी कोट नहीं करूँगी, किसी के भी वर्ड्स को नहीं बोलूँगी। आई विल हैव माई ओन वर्ड्स। नाउ कमिंग टू the quotations. First is, there is something wrong with the comics all the time. तो यहाँ बीटी जो है वो रॉनी को कोट कर रही है क्योंकि रॉनी हमेशा बोलता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द कॉमिक्स ऑल द टाइम। बीटी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोलता है, बट शी जस्ट लाइक्स द आइडिया एंड शी थिंक्स ऑफ रॉनी एज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड सुपीरियर देन हर। तो इसीलिए वो क्या करती है, बार बार उसको ही कोट करती रहती है। I am beginning on my own 2 foot. I am beginning. These are the last words of BT when she realizes her own self. जब उसे फील होता है when she discovers her own self. तो ये जो सेल्फ डिस्कवरी की उसकी जर्नी है ना, तो इसको वो फील करती है and she says I am beginning on my own foot. I am beginning. Playing an instrument is fun. Painting is fun. Reading a book is fun. Talking with friends is fun. But a comic? A comic? फॉर यंग वेमेन ऑफ 22। तो रॉनी जब उससे इस तरह से पूछता है कि भाई ये तुम्हें क्या कॉमिक्स पसंद है, यू डोंट लाइक प्लेइंग, पेंटिंग, रीडिंग एंड टॉकिंग विद फ्रेंड्स, बट यू लाइक कॉमिक्स। तो इस तरह से रॉनी बीटी को बोलता है। तो बीटी यही सब बातें अपनी सिस्टर जेनी को बता रही है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा उसे बुरा लगता है कि जब भी वो मुझे कॉमिक्स पढ़ते हुए देखता है। नेक्स्ट कोट इज, he's a socialist and he used to say you couldn't bring socialism to a country by making speeches, but perhaps you could pass it on to someone who was near you. So I pretended I was interested, but I didn't understand much. तो यहाँ बीटी जेनी को बता रही है कि जो रॉनी है वो एक सोशलिस्ट है और वो बोलता था कि अगर आप सोशलिज्म को आप सिर्फ एक स्पीच के थ्रू किसी कंट्री में नहीं ला सकते, पर आपको इसे आपके आसपास जो लोग हैं उनमें फैलाना होता है, उनको समझाना पड़ता है।
ठीक है। और फिर वो बोलती है कि तो इसीलिए क्योंकि मैं उसके पास रहना चाहती थी तो मैंने प्रिटेंड किया कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस सोशलिज्म थिंग, बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मच, पर मुझे समझ नहीं आता था। तो ये बीटी बता रही है उसे। और इसके बाद वो ये भी बोलती है कि और एक बार अगर शादी हो जाएगी तो मुझे ये सब चीज़ें प्रिटेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो बीटी इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू मैरी रॉनी। नेक्स्ट इज़ Mother, I could kill you when you do that. No wonder I don't know anything about anything. I never heard anything but dance music because you always turned off the classics. I never knowed anything about the news because you always switched off after the headlines. I never read any good books because there were never any in the house. यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लैंग्वेज है इट इज़ नॉर्फॉक डायलेक्ट, बहुत ज़्यादा परफेक्ट इंग्लिश नहीं है ग्रामेटिकली, बट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। ओके, तो यहाँ पे बीटी जब अपनी मदर को विज़िट करती है तो वहाँ पे रेडियो चल रहा होता है। उसकी मदर जो है डेफनी, शी इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। तो वो कुछ म्यूज़िक चल रहा होता है तो एक क्लासिक कोई सॉन्ग बजता है और वो उसे बंद कर देती है। तो बीटी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मदर आप हमेशा इस तरह से ही करती हो, इसीलिए मेरे को कभी कुछ नहीं आता है, इसीलिए रॉनी मुझे कुछ नहीं समझता है। और क्योंकि मैंने कभी भी जब आपने हमेशा जब भी क्लासिक सॉन्ग्स आते हैं तो आप क्या करती हो, रेडियो को बंद कर देती हो, और तुमने कभी भी अच्छी बुक्स नहीं रखी घर में कि मैंने उनको पढ़ा होता, और इस तरह की चीज़ें वो। तो यहाँ पे एक जनरेशन गैप भी हमें दिखता है, दैट द न्यू जनरेशन एक्चुअली डज नॉट अंडरस्टैंड द ओल्ड पीपल। नेक्स्ट इज़ द रिप्लाई ऑफ डेफनी ब्रायन। तो जब ये चीज़ें बोलती है बीटी कि आप कभी मुझे नहीं समझते हो और आपने मुझे कभी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की, तो यहाँ पे उसकी माँ बोलती है डेफनी, आई फेड यू, आई क्लोथ्ड यू, आई टुक यू आउट टू द सी, वट मोर डू यू वॉन्ट, वी आर ओनली कंट्री फोक यू नो, वी गेट नो बिग थिंग्स हेयर यू नोन। डेफनी ब्रायन सेज दिस एंड ही सेज कि आई फेड यू, मैंने तुम्हें कपड़े पहनाए, आई टुक यू आउट टू द सी एंड आई एक्चुअली सेंट यू to London, but what can we know? We don't understand those big things that you have been knowing for a long time there in London. तो यहाँ पे वो थोड़ा क्रिटिसाइज भी कर रही है बीटी को। सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट कोटेशंस और आपको इनको ध्यान रखना है, स्पेशली जो सेकंड वाली है, आई एम बिगिनिंग ऑन माई ओन 2 फुट, आई एम बिगिनिंग, ये लास्ट वर्ड्स हैं बीटी के और इनको आपने याद रखना है। जो फर्स्ट वाली है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द कॉमिक्स ऑल द टाइम। ठीक है, तो इसे आपने पढ़ना है और दोनों कोटेशंस को याद रखना है। देन द थीम्स, पहली जो थीम है वो है सोशलिज्म, और सोशलिज्म जो ये 3 वर्क्स थे, रूट्स हो गया, चिकन सूप विद बार्ले और आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलम, इन तीनों की जो थीम है वो है सोशलिज्म। ठीक है, और सेकंड थीम इज़ कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास एंड द प्रोलेटेरियत। तो प्रोलेटेरियत क्या है, जो लोअर क्लास है ना, लेबर क्लास है वो, और अपर क्लास हो गई जो बिल्कुल लेजरली अपना लाइफ को जी रहे हैं। ठीक है, और प्रोलेटेरियत क्या कर रही है, वर्क कर रही है, लेबर क्लास वर्क कर रही है, और कैपिटलिस्ट क्लास क्या है, जो वो मेहनत कर रहे हैं उससे प्रॉफिट कमा रही है क्योंकि उनके पास पैसा है, दे कैन ओपन कंपनीज, और जो वहाँ लेबर क्लास है वो काम कर रही है। ठीक है, देन क्लास टेंशन इज़ सीन वेरी क्लियरली, जो हम ये देखते हैं कि रॉनी और बीटी ब्रायंट के बीच में भी जो क्लास टेंशन है ना वो हमें दिख जाता है, जो एंड का लेटर है उसमें। देन द नेक्स्ट इज सेल्फ डिस्कवरी। तो एक्चुअली में सेल्फ डिस्कवरी इसकी मेन थीम है। आर्नल्ड वेस्कर ने जब ये प्ले लिखा था और जब कई लोगों ने इसे किचन सिंक ड्रामा इस तरह के टर्म से रिलेट किया तो आर्नल्ड वेस्कर को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, एंड ही सेड कि नहीं, ये जो प्ले है ये किचन सिंक ड्रामा के वे में नहीं लिखा है मैंने, बट ही वॉज एक्चुअली इन फेवर ऑफ क्रिएटिंग टाइमलेस थीम्स इन टाइमलेस कैरेक्टर्स। नेक्स्ट इज जनरेशन गैप, वो हमने अभी जो पिछली कोटेशंस थे उसमें समझा था कि कैसे जनरेशन गैप को भी बहुत प्योरली उसमें दिखाया है। So thank you so much for watching this video so far. Please like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon. Thank you so much. Have a happy reading.